क्योंकि आप मुशीर एहतसाब हैं और ज़ाहिर वज़ीर आज़म का नारा रहा है कि मैं एहतसाब चाहता हूं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है कि एहतसाब हो भी और होता हुआ इंसाफ के साथ नज़र भी आए। जो नैब का कंडक्ट रहा है इन चेयरमैन नैब के होते हुए, जिस पर अदालतें कह रही हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बन गया है। अपोजिशन कहती है कि जी जब से चेयरमैन नैब की वीडियो आई है तब से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उस वीडियो की आज तक तहकीकात भी नहीं हुई है। और जिस तरीके से नैब ने अपने आप को कंडक्ट किया है कि अपोजिशन एक्टिव होती है, नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, अदालत चले जाते हैं कि बयान देती है, तो ये आपके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि अगर कल को इन केसेस में कन्विक्शन भी हो जाए तो सवाल उठेगा कि जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इसी तरीके से कन्विक्शन ली गई है जिस तरीके से कॉल अप नोटिस आते थे और ये गिरफ्तारियां कराते थे चेयरमैन नैब। देखिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगाना तो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप याद करें तो एहतसाब ब्यूरो के ज़माने से जब आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर साहिबा के केसेस चलते थे तो वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की डिफेंस था वो उस वक्त भी लिया जाता था, उस वक्त से लिया जा रहा है, अभी भी है। लेकिन इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के डिफेंस को किसी लेजिटिमेट फोरम से प्रूव होना ज़रूरी है। वो थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सैफुर रहमान के एहतसाब ब्यूरो की थी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और आज का दौर मुख्तलिफ नहीं लगता है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो कंडक्ट है वो सैफुर रहमान से कैसे मुख्तलिफ है? मुझे भी थोड़ी सी बात करने दें। देखिए, वो आपकी राय है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि कोई हमेशा जब भी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन का एहतसाब होगा या उससे सवाल होगा तो उसका फर्स्ट डिफेंस, ये हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि उसका फर्स्ट डिफेंस हमेशा यही रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम एक लम्हे के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अदालतों का भी होता है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक साइड पे कर देते हैं, केस के फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर चले जाते हैं। मगर शाहद साहब, यहाँ पर सिर्फ सियासी जमातें नहीं कह रही हैं, सियासी अदालतें भी कह रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर यह दायरा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जावेद इकबाल साहब की सरबराही में। फिर हम बहस किसी और तरफ ले जाएंगे, या तो फिर हम वो चीजें डिस्कस कर लें। अदालतें जो कमेंट्स देती हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशियल जजमेंट। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे कमेंट्स दिए जाते हैं, फिर उनकी रिपोर्टिंग भी होती है। मैं नहीं समझता कि वो किसी अदालती फैसले का हिस्सा है। हाँ, जब कोई बात किसी अदालती फैसले का हिस्सा बनेगी तो उस इदारे को जरूर सोचना चाहिए कि ये क्या चीज है। साद रफीक साहब का फैसला है, रिमार्क्स नहीं है, साद रफीक साहब के फैसले में लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रही है तो वो सब्सटेंशिएटेड विद सम एविडेंस होनी चाहिए। ये कह देना कि जी ये लगता है, ये काफ़ी नहीं है। अगर हम इस चीज़ की बहस में जाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बाइसेस के, और किस किस्म की बाइसेस हो सकते हैं किसी के दूसरे के बारे में। हम तो इस वक्त बात ये कर रहे हैं। जस्टिस खोसा साहब की तो आप लोग तारीफ करते हैं, ये स्टेटमेंट जस्टिस खोसा साहब देके गए थे, बाद में जजेस ने उनको जजमेंट में कोट किया। तो जस्टिस खोसा साहब को तो आज तक आपने बाइसेस का इल्जाम नहीं लगाया कभी। उनकी स्टेटमेंट को तो जो गॉडफादर वाला कमेंट है नवाज शरीफ के खिलाफ कोट करते थे इमरान खान साहब। मैं तो जज किसी के ऊपर बाइस का इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूं जब हम ओपिनियन देते हैं तो उस ओपिनियन के पीछे भी बाइसेस होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो मुद्दा आपके सामने है वो बड़ा सिंपल सा है। ये प्रपोजिशन भी बड़ी सिंपल सी है कि एक मुलजमा है, वो उसकी एक केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको नैब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। देखिए, कल जब बगैर इन्वेस्टिगेशन के और बगैर किसी मुलजम को या मुलजमा को कन्फ्रंट किए कोई केस अदालत में दाखिल कर दिया जाता है तो सबसे पहला अदालत में सवाल आता है कि जी क्या इस एविडेंस के साथ या इस डेवलपमेंट के साथ आपने मुलजिम को कन्फ्रंट किया या नहीं किया। अब जब भी आपको बुलाया जाता है दौरान तफ्तीश तो इसलिए बुलाया जाता है कि जो भी एविडेंस उनके सामने आया है उससे आपको कन्फ्रंट कराया जाए। अब अगर आप उस पर पेश नहीं होते तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल सकती। जो इनकी तरफ से भी आज कुछ इन्होंने फरमाया अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि जी मुझे इतने अरसे बाद आपने दोबारा क्यों बुला लिया, तो उनके पास कोई ज़रूर नया एविडेंस आया होगा जिससे आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं ताकि मुकदमा आगे चल सके। इन्वेस्टिगेशन मगर दो केसेस में बुलाया, एक में ये रायविंड इराजी केस है, रायविंड इराजी केस है, उसमें तो अगस्त में बुलाया था, फिर पेशी नहीं हो सकी थी, फिर नैब भूल गया। अदालत ने पूछा क्यों नहीं बुलाया तो कहा कि जी वो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात हो रहे थे। ये एहतसाब होता है। ये तो अब नैब का वो उनका कहना है कि किस वजह से नहीं बुलाया और इसका जवाब नैब बेहतर दे सकता है। हमारी भी नैब से यही ख्वाहिश है कि वो चीज़ों को तेज़ी से करे और चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सके।